धातु की प्राप्ति। धातु की प्राप्ति यानी कि हम क्या करते हैं, अयस्कों से धातुओं को प्राप्त करते हैं। अयस्क कहां से मिलते हैं, खनिजों से। खनिज क्या होते हैं, जो पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से तत्व या यौगिक पाए जाते हैं, उनको खनिज बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जो हम मेटल्स को भी पढ़ रहे हैं, या जो पीरियोडिक टेबल में जितनी भी मेटल्स दी गई हैं, वो मेटल्स कैसी हैं, वो ऐसी नहीं मिल जाती हैं, वो प्राकृतिक रूप से धरती पे पाई जाती हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए कुछ विधियां होती हैं, है ना। तो हम उन्हीं विधियों के बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से। और तो चलो हेडिंग लगाएंगे धातु की प्राप्ति। धातु की प्राप्ति पहला है हमारा क्या, खनिज। यानी कि खनिज क्या होते हैं। तो देखो पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाली तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। क्या है, पहले खनिज यानी कि पृथ्वी की भूपर पट्टी में, पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक का मतलब यह है कि मानवकृत नहीं होती है, ये प्राकृतिक रूप से ही पाई जाती है, यानी प्रकृति से ही मिलती है हमको ये। ठीक है, मानव नहीं इसको बना सकता है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाले तत्वों या यौगिकों को, तत्वों या यौगिकों को तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। पृथ्वी की भूपर पट्टी में पाए जाने वाले, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी कि खनिज का मतलब क्या है, धरती की भूपर पट्टी में पाए जाते हैं। तो धरती में खदानों, मतलब खदान के रूप में उसको पहले क्या करते हैं, मिट्टी धरती में पाए जाते हैं, भूपर पट्टी में पाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि ऊपर ही डले जाते हों, उनको पहले खोदना पड़ता है। लेकिन खोदना पड़ता है, फिर उससे मिट्टी, मतलब उसमें बहुत सारी गंदगी भी होती है मिट्टी के कारण, है ना, जो तमाम प्रकार की चीजें होती हैं, जिसको आगे हम पढ़ेंगे कि इनको क्या बोलते हैं। तो जब हम खदानों से यानी खनिज से अयस्क को प्राप्त करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, यानी खदानों में जो खनिज हैं, धरती भूपट्टी को खोद के करते हैं। अब खोद के करते हैं तो इसमें हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसा खनिज जिसमें धातु सबसे अधिक मात्रा में हो, महत्वपूर्ण धातु हो, और जिसको प्राप्त करना सरल हो, यानी कि आसान हो हर तरीके से, है ना, मेहनत रूपी से और आर्थिक रूप से भी क्या हो, सुइटेबल हो, लाभकारी हो। तो ऐसे खनिजों को फिर हम आगे चल के क्या बोल देते हैं, अयस्क बोल देते हैं। यानी कि कुछ स्थानों पर, कुछ विशेष स्थानों पर कोई विशेष प्रकार की मूल्यवान धातु अधिक मात्रा में पाई जाती हो किसी खनिज में, और उसको प्राप्त करना लाभकारी होता है, तो ऐसे खनिजों को अयस्क कहते हैं। बात समझ में आ रही ना। यानी कि देखो अब हम यहां पे बात करेंगे किसके बारे में, अयस्क के बारे में, कि अयस्क क्या होते हैं, अयस्क किसे कहते हैं। देखो अयस्क क्या होते हैं, कुछ विशेष स्थानों पर, कुछ स्थानों पर, यानी सभी स्थानों पर नहीं पाई जाती है, यानी पृथ्वी की पूरी भूपट्टी पर नहीं पाई जाती है, कुछ विशेष स्थानों पर, कुछ स्थानों पर किसी खनिज में, किसमें, किसी खनिज में, खनिज में कोई विशेष धातु, कौन सी धातु, कोई विशेष धातु अत्यधिक मात्रा में पाई जाए। कैसी पाई जाए, अत्यधिक मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में पाई जाए, और जिसको वैसे प्राप्त करना क्या हो, लाभकारी हो। यानी कि इसको प्राप्त करना क्या हो, यानी इसे प्राप्त करना, इसे प्राप्त करना क्या हो, लाभकारी हो, लाभकारी। तो ऐसे खनिजों को, ऐसे खनिजों को, ऐसे, नीचे दिख रहा है ना, दिख नहीं रहा होगा, चलो लाभकारी तक दिख रहा है ना। तो ऐसे खनिजों को अयस्क बोलते हैं। किसको, खनिजों को। यानी कि जो अयस्क होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो खनिज होते हैं। क्या होते हैं, खनिज। सवाल ये है कि क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, यानी कि जो अयस्क होते हैं वो क्या होते हैं, खनिज होते हैं। तो सवाल ये है क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं, तो इसका आंसर ये है कि नहीं। क्यों, क्योंकि हमको दो बातों को याद रखना है, अत्यधिक मात्रा में पाई जाए और जिसको प्राप्त करना कैसा हो, लाभकारी हो।
इन दो बातों पर डिपेंड करता है कि सभी खनिज अयस्क हैं या नहीं है, है ना। तो देखो एक बात सुनो, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ खनिजों में धातु की मात्रा कैसी हो, कम मात्रा में होती है और इसको निकालना लाभकारी नहीं होता, हानिकारक होता है। यानी जितने की वो धातु नहीं होनी है या जितनी आर्थिक रूप से हमें धातु नहीं है उतनी मतलब उतनी लाभकारी, उससे ज्यादा उसमें खर्चाई हो जाए तो ऐसे खनिजों को हम अयस्क नहीं बोलेंगे। बात समझ में आ रही ना। मतलब कहने का ये है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्यों? क्योंकि अयस्क खनिजों से मिलते हैं ना। तो सभी अयस्क तो खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों? क्योंकि इन दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है कि उस खनिज में जो वो धातु है वो अधिक मात्रा में हो और उससे प्राप्त करना कैसा हो, लाभकारी हो। क्योंकि जब हम धातु की प्राप्ति को पढ़ रहे हैं तो धातु की प्राप्ति जो है, धातु की प्राप्ति अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है किसी भी खनिज से अयस्क को पाने के लिए। धातु की प्राप्ति कई चरणों में होती है, हम आगे चल के देखेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। तो पहले हमको ये समझना है कि खनिज क्या होते हैं, अयस्क क्या होते हैं। खनिज क्या होते हैं? यानी पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज बोलते हैं। अयस्क क्या होते हैं? देखो कुछ विशेष स्थानों पर, किसमें, इस भूपर पट्टी में ही, पृथ्वी के कुछ विशेष स्थानों यानी भूपर पट्टी में कुछ विशेष स्थानों पर किसी खनिज में कोई विशेष धातु अत्यधिक मात्रा में हो और जिसे प्राप्त करना क्या हो, लाभकारी हो, तो ऐसे खनिजों को हम अयस्क बोलते हैं। देखो अभी तक हम खनिज और अयस्क को पढ़ चुके हैं। चूंकि हमारा टॉपिक है धातु की प्राप्ति, तो हम ये पढ़ेंगे कि अयस्क से धातुओं की कैसे प्राप्ति करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम धातुओं के निष्कर्षण के लिए हम ये समझेंगे कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं की जो क्रियाशीलता है ना, उस आधार पे धातुओं को तीन वर्गों में बांटा गया है। किसके लिए? अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण के लिए। तो सक्रियता श्रेणी में धातुओं के तीन वर्ग हैं। कौन कौन से? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु यानी सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातुएं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी को। तो याद करो क्या ट्रिक थी इसको याद करने की। कानपुर का मैजी अलीगढ़ जाना, फिर पंजाब हरियाणा कुतुब मीनार होते हुए आगरा में सोना। यह है क्या, हमारी सक्रियता श्रेणी। अब इस सक्रियता श्रेणी में सभी धातुएं किस क्रम में रखी गई हैं? धातुओं की क्रियाशीलता के आधार पर रखी गई हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे कम क्रियाशील धातु है। तो इसी आधार पर हम क्या करते हैं, धातुओं के निष्कर्षण के लिए यानी धातुओं की प्राप्ति के लिए, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण के लिए क्या करते हैं, हम इन धातुओं को तीन वर्गों में बांटते हैं। मतलब तीन वर्गों के आधार पर ही हम इनका अध्ययन करते हैं। ठीक है। अब देखो तीन वर्गों में कौन कौन से में रखा गया। देखो पोटेशियम से एल्यूमिनियम तक, ये है सर्वाधिक अभिक्रियाशील। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातुएं। जिंक से पीवी तक, ये है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। देखो हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है और ये गैस भी है। ठीक है। तो इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सक्रियता श्रेणी है, रखा गया तो मैंने इसको लिख दिया है। अब देखो कॉपर से
AU तक, ये क्या है? सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं हैं। सबसे कम अभिक्रियाशील धातुएं। अब देखो, जो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होती है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, ठीक है ना, क्योंकि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं। पहला है, ये सेकंड और ये थर्ड, ठीक है। अब देखो, जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, ये क्या होती है? अपने एक एस के रूप में पाई जाती हैं। कैसे? कार्बोनेट, सल्फाइड या ऑक्साइड एस के रूप में पाई जाती हैं। यानी जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, ये स्वतंत्र नहीं होती हैं। तो क्या किस रूप में पाई जाती हैं? एक कार्बोनेट एस के रूप में पाई जाती हैं, या सल्फाइड एस के रूप में, या ऑक्साइड एस के रूप में। तो मेनली मतलब कार्बोनेट और सल्फाइड एस के रूप में पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखो, जो सबसे कम क्रियाशील धातुएं हैं, ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में होती हैं। क्या होती हैं? ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में। दिख रहा है ना नीचे? नहीं दिख रहा होगा, चलो यहां पे लिख देता हूं। ये क्या होती हैं? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। लेकिन हमको याद रखना है क्या, कि जो कॉपर है ना, कॉपर और सिल्वर, ये दोनों धातुएं सल्फाइड या ऑक्साइड, सल्फाइड या ऑक्साइड एस के रूप में ये संयुक्त अवस्थाएं मिलती हैं। सल्फाइड और ऑक्साइड एस के रूप में कॉपर और एजी सल्फाइड और ऑक्साइड एस के रूप में संयुक्त अवस्था में मिलती हैं, ठीक है। तो सक्रियता श्रेणी में धातुओं को ऐसे इन 3 वर्गों में रखा गया। इस आधार पर हम क्या करते हैं? इनमें अयस्कों से धातु का निष्कर्षण करते हैं, ठीक है। धातुओं का निष्कर्षण करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि किन किन चरणों में धातुओं का निष्कर्षण होता है एक्चुअल में, ठीक है। आधार क्या है? आधार यही है, सक्रियता श्रेणी में धातुओं को 3 वर्गों में बांटा गया उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर। 3 वर्गों के आधार पर हम क्या करते हैं? इनका शोधन करते हैं, ठीक है, यानी धातुओं का निष्कर्षण करते हैं। अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण। अब हमको अगला क्या पढ़ना है? अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण, ठीक है।